Welcome Aligarh Institute of Technology, committed to excellence. Subject applied physics, practicals. Year DAE first year and second year. Teacher name Mohammad Iraj Khan. आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो DAE फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए कॉमन है। ऑब्जेक्ट एग्जाम के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, लुक एट दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर एंड इरेगुलर बॉडीज। लुक एट दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है, यानी वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरी बॉडी एक्ट कर रही होगी। रेगुलर एंड इरेगुलर बॉडीज, रेगुलर बॉडीज कौन सी हैं एंड इरेगुलर बॉडीज कौन सी हैं? रेगुलर बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो फिक्स होती हैं, यानी कि सर्कल। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, आप सर्कल को ले लें। सर्कल हमेशा गोल होता है, सर्कल की तरह होता है वो। उसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो वो सर्कल नहीं रहेगा। स्क्वायर, स्क्वायर की हमेशा चार साइड्स होती हैं और वो इक्वल होती हैं चारों साइड्स, यानी कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वलेंट हो। ऐसी शेप्स जो फिक्स होती हैं, जस्ट लाइक ट्राइंगल। ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, तो जितने भी ट्राइंगल आप दुनिया के देख लें उनकी तीन साइड्स होंगी, वो भी रेगुलर बॉडी में आएंगी। एंड इरेगुलर बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बादल। बादल्स की शेप जो है वो फिक्स नहीं है हमारे पास। जेलीफिश, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स है। एक गुब्बारे को यूज करें, गुब्बारे के अंदर हवा भर लो, पानी भर लें, वाटर बॉल देखें आप, वो एक फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि उसको हम जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है किसी भी कंडीशन में। तो इरेगुलर बॉडीज के अंदर इनको शामिल किया जाता है। रेगुलर बॉडीज के अंदर फिक्स शेप वाली जो भी ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह हैं उनको शामिल करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर बॉडी एक्ट कर रही होती है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, और मज़ीद कमिंग स्लाइड्स के अंदर देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपरेटस, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट मिलेगा एग्जाम के अंदर, आपने ऑब्जेक्ट रीड करना होगा। ऑब्जेक्ट रीड करने के बाद आप उसके ऑपरेटर्स पे जाएंगे और उसके ऑपरेटर्स के नाम लिखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। ग्रेव्स एंड ऑपरेटर्स, अब हमको मालूम होना चाहिए कि ग्रेव्स एंड ऑपरेटर्स है क्या। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप, एक वेक्टर बोर्ड हमें मिलेगा इस जस्ट लाइक दिस। इस बोर्ड के ऊपर ये थ्रेड धागे हम यूज करेंगे और 3 1 2 3 पोजीशन के ऊपर वेट हैंग कर देंगे। एक
वेट जो होगा वो 20 ग्राम का होगा, तो हमें 60 ग्राम हम यहाँ यूज़ कर लें। या जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो हमारे पर होगा कि हम किस तरीके से यानी कितना वेट हम यूज़ करवा सकते हैं आप लोगों को। ये अगर यार 40 ग्राम यूज़ किया है, यहाँ पे भी 40 ग्राम आपने वेट यूज़ किया है, तो आपने यहाँ 30 ग्राम 20 ग्राम या 80 ग्राम एक्सवाइजेड जिस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे इसको, क्योंकि हम 80, अगर हम इसको यहाँ 80 ग्राम यूज़ कर लें, इसको 80 यूज़ कर लें, इसको 60 यूज़ कर लें या इसको 100 कर दें, तो जब इस प्रैक्टिकल को हम फिजिकली परफॉर्म करेंगे, आप अभी इसको समझ लेंगे। वही ग्रेव सेंट अपरेटस से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। हैंगर और पेन, स्लॉटेड वेट, ये हमारे पास वेट आ गए। थ्रेड हमने यहाँ यूज़ किया है धागा, जस्ट लाइक दिस। धागा हमें दिया जाएगा लैब के अंदर। इस धागे की मदद से हम इस तरह की कंडीशन बनाएंगे और उसके ऊपर 1 2 3 पोजीशन पे वेट, स्लॉटेड वेट हैंग कर देंगे, लटका देंगे। वाइट एक शीट होगी, वाइट पेपर की शीट हमें दी जाएगी, क्लियरली वाइट। इस वाइट पेपर की शीट को इस बोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे, चिपकाएंगे, लगाएंगे थंब पिन की मदद से। ड्राइंग पिन्स या थंब पिन्स भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये पिन हमारे पास मौजूद होंगी इसके चारों साइड पे, 1 2 3 4, यानी इस शीट को उठा के इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद चारों साइड पे ये पिन प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, लगा देंगे, जिसकी मदद से हमें ये शीट इस बोर्ड के ऊपर मिल जाएगी लगी हुई। उसके बाद प्लेन मिरर हमारे पास एक मौजूद होगा, इस तरह का मिरर होगा। ये जो मिरर आपको दिख रहा है, इस मिरर को इस थ्रेड के नीचे लाएंगे और शीट के ऊपर 2 पॉइंट्स लगाएंगे, एक नीचे एक ऊपर। इसी तरह इस प्लेन मिरर को इधर लेकर आएंगे, 2 पॉइंट एक ऊपर एक नीचे लगाएंगे, फिर पोजीशन को चेंज करेंगे। अब इधर मिरर को लगाएंगे, मिरर के एक साइड पे एक पॉइंट यहाँ लगेंगे थ्रेड पर, दूसरा पॉइंट इसी थ्रेड की पोजीशन पे लगाएंगे। अगेन रिपीट करेंगे प्रोसेस। यहाँ इस धागे के बीच नीचे से मिरर को लेके जाएंगे, एक पॉइंट ऊपर से लगाएंगे और एक पॉइंट नीचे से लगाएंगे। और उसके बाद इन थ्रेड्स को हम उतार देंगे। उतारने के बाद एक जस्ट लाइक वाई टाइप एक शेप बनेगी। पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे हम, शार्प पेंसिल होनी चाहिए, डार्क पेंसिल नहीं होनी चाहिए। मीटर रॉड का इस्तेमाल करेंगे। मीटर रॉड स्केल को कहते हैं हम। स्केल की मदद से हम उसका तमाम मेजरमेंट करेंगे। ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे रेगुलर शेप की, सीरियल नंबर 1 रेगुलर शेप के अंदर स्क्वायर एक रेगुलर शेप है। मैं आपको ऑब्जेक्ट के अंदर बता चुका हूँ। स्क्वायर चूंकि चारों साइड्स इसकी जो होती हैं स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड्स इक्विवेलेंट होती हैं। अगर लेट सपोज ये जो साइड है 2 सेंटीमीटर की है तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की होगी और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की होगी। ये साइड भी हमारी
2 सेंटीमीटर की होगी। यानी कि जिसकी चारों साइड्स एक ही सेंटीमीटर की हो, सेम सेंटीमीटर की हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ये इसका सेंटर जो पॉइंट है हमारा, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि स्क्वायर का जो सेंटर पॉइंट है वो एकदम सेंटर में होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप इसको इस पॉइंट से मेजरमेंट करें, इधर से करें, या इस पॉइंट से मेजरमेंट करें इसकी, या इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? सेम होगी, कॉमन होगी, नो चेंज, इक्वलेंट होगी। स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही मौजूद होती है, जिसके ऊपर स्क्वायर एक्ट कर रहा होता है। मैंने यहाँ लिख के भी बताया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी कि सेंटर पॉइंट से ही तमाम लाइंस जारी होंगी, और जो सेंटर लाइन से जारी होती है लाइन, उसको हम डायगोनल्स कहते हैं। जस्ट लाइक आपने प्रीवियस क्लास के अंदर, मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा होगा, मैट्रिसेस के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड कॉलम की लास्ट वैल्यू, वो दोनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे होते हैं, तो वो भी डायगोनल होता है। मैं आपको मजीद बता दूं, स्क्वायर, स्क्वायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी भी सेंटर में ही होगी। वो इसलिए कि स्क्वायर का साइज हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अगेन अब देखें, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा बराबर है, इक्विवेलेंट है। अगर ये 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी जो डायगोनल होगा वो सेंटर में ही मौजूद होगा। इसकी चारों साइड हम तो और मिनिमाइज कर दिए, कम कर दिए हैं। 1 सेंटीमीटर के ऊपर इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये भी हमारा डायगोनल पर ही है। तो स्क्वायर चाहे कोई भी हो, ये रेगुलर बॉडीज के अंदर शामिल किया जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की तमाम वैल्यूज, तमाम लेंथ जो होगी वो इक्विवेलेंट होगी। तो हम इसको इरेगुलर बॉडी के अंदर शामिल नहीं कर सकते। ये रेगुलर बॉडीज के अंदर ही शामिल होगा स्क्वायर, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, जिसकी चारों साइड्स फिक्स होती हैं, उसी को हम स्क्वायर कहते हैं। इसमें देख लेते हैं हम। अब हमारे पास रेगुलर बॉडी की सेकेंड एग्जाम्पल है, जो आपने एग्जाम के अंदर बना के भी दिखानी होगी। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या करना होता है? रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने वाली साइड्स क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगी। यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल सेंटर पॉइंट होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल सेंटर ही पॉइंट होगा। यानी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा। रेक्टेंगल के अंदर भी सेंटर पॉइंट पर बॉडी एक्ट कर रही होगी। कोई भी रेक्टेंगल हमारे पास आ सकता है। अब देखें, आप इसको भी देख सकते हैं, इसकी भी आमने सामने वाली साइड इक्वल है। ये साइड और ये साइड सेम सेंटीमीटर की है। अगेन ये साइड और ये साइड ये भी सेम सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डायगोनल पॉइंट होगा, ये बता दिया मैंने, ये इसका डायगोनल पॉइंट आ गया है। अब रेक्टेंगल किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल में हमने एक बात ये याद रखनी है कि इसकी आमने सामने वाली साइड्स क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगी।
यानी ये साइड और ये साइड अगर लेट सपोज 2 सेंटीमीटर की है तो शर्त नहीं है कि ये साइड और ये साइड भी 2 ही सेंटीमीटर की हो, ये या तो 2 से कम होंगी या तो फिर ये 2 से ज्यादा सेंटीमीटर की होगी। लेकिन रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, जैसे ये और ये बराबर है तो ये और ये बराबर होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। अब रेक्टेंगल की कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी साइड कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि इसके अंदर ये थोड़ा सा रेक्टेंगल हमारा साइज में लार्ज है, बड़ा है, तो ये साइड और ये साइड इक्विवेलेंट है, ये साइड और ये साइड इक्विवेलेंट है, यानी रेक्टेंगल में हमारा रेगुलर बॉडीज के अंदर ही आ रहा है। ये भी रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली साइड्स इक्विवेलेंट है। मैं रेक्टेंगुलर को या रेक्टेंगल को सर्कल नहीं बना सकता, ये एक फिक्स शेप है। ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ डायगोनल, यानी कि इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही होगी। देख लेते हैं हम ट्राइंगल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, इधर से लेके इस पॉइंट तक, इसका जो होगा इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। आप कोई भी ट्राइंगल सपोज कर लें, देखिए ये साइड में थोड़ा लार्ज है, बड़ा है, फिर इससे छोटा ट्राइंगल आया हमारे पास, इसके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के अंदर ही मौजूद होंगे, यानी कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही पाई जाएगी। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर सर्कल एक गिवन है। सर्कल का जो सेंटर है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सर्कल की, यानी कि इस पॉइंट से आप कहीं भी चले जाएं, इक्वल डिस्टेंस ही कवर होगा, इक्वल डिस्टेंस ही होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ पॉइंट ऑफ intersection of diagonal, this point is known as diagonal points। सर्कल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इस पॉइंट पर एक्ट कर रही होगी। अब सर्कल किसी भी साइज का हो सकता है और किसी भी, ये देखें आप, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पॉइंट पर ही मौजूद है। मैंने सर्कल का जो साइज है वो अभी कुछ है, अब मैंने सर्कल के साइज को थोड़ा सा कम कर दिया है, स्मॉल कर दिया है। सिमिलरली ये हमारे पास एक सर्कल और मौजूद है। अब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, इसी तरह इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंटर पॉइंट पर एक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ सर्कल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर पॉइंट के ऊपर ही एक्ट कर रही है। इर्रेगुलर बॉडीज के ऊपर देख लीजिए, इर्रेगुलर बॉडीज शेप, इर्रेगुलर बॉडीज या इर्रेगुलर शेप वो शेप होती हैं जो फिक्स नहीं होती हैं। जैसे हमें मालूम था सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये तमाम फिक्स बॉडीज थी जो कहीं पर भी चेंज नहीं हो सकती। साइंटिस्टों ने हमें बता दिया है कि भाई ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये तमाम की तमाम शेप फिक्स शेप है, इनमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो बॉडीज जिसके अंदर हम तब्दीली या उसमें चेंजिंग ला सकते हैं वो इर्रेगुलर बॉडीज के अंदर शामिल की जाएंगी, इंक्लूड की जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ एग्जाम के अंदर आपसे जब एक्सटर्नल सवाल करेगा या आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें आपने इर्रेगुलर्स और रेगुलर बॉडीज के बारे में डिफाइन करना होगा, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया है। इर्रेगुलर बॉडीज में मैंने ये बॉडी जस्ट लाइक बादल,
बादल की तरह मैंने बना के दिखा है। आप जेलीफिश वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ थ्रेड, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो इधर से इक्वलेंट नहीं है, ना इस पॉइंट से इक्वल है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे एक्ट नहीं कर रही है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर एक्ट नहीं करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी इर्रेगुलर बॉडीज के अंदर इंक्लूड की जाएगी। यानी जो लास्ट प्रीवियस 4 शेप्स हमने स्टडी की हैं, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो सेंटर में एक्ट कर रही थी, तो वो रेगुलर बॉडीज के अंदर इंक्लूड करी हमने। अब इधर जो शेप है, वो जो शेप है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर पर एक्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ अदर बॉडी का जो सेंटर है उसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, तो उन बॉडीज को हम इर्रेगुलर बॉडीज के अंदर इंक्लूड करेंगे। शेप का साइज है, हम इसको डिफरेंट सिनेरियो से दिख रहे हैं। कहीं बादल छोटा भी होता है, कहीं स्मॉल होना शुरू होता है और स्मॉल होना शुरू हो जाता है या लार्ज होना शुरू हो जाता है। प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर, हमने ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखी है कि हमारा जो बोर्ड है, जो मैंने आपको शुरू में ऑपरेटर्स के अंदर दिखाया था, वो स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा होना चाहिए। यानी कि एक स्ट्रेट टेबल होनी चाहिए। द बोर्ड शुड बी वर्टिकल। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट खड़ा हुआ होना चाहिए बोर्ड। उसको आपने कहीं से ऊपर या कहीं से नीचे, आगे पीछे, या वो मूव नहीं कर रहा होना चाहिए एक जगह पर। स्टैटिक हालत में आप उसको वर्टिकल करके खड़ा कर दें। द प्लम लाइन मस्ट नॉट टच द बोर्ड। आपने जो बोर्ड को यूज किया है, बोर्ड के ऊपर आपने पहले क्या करना है कि बोर्ड के ऊपर थंब पिन की मदद से एक शीट लगाएंगे, चारों तरफ शीट के थंब पिन लगा देंगे ताकि वो शीट हमारी बोर्ड से मूव ना करे, बोर्ड के ऊपर फिक्स हो जाए। जब वो शीट बोर्ड के ऊपर फिक्स हो जाएगी तो आपने करना ये है कि 2 पुलियां यूज करेंगे हम बोर्ड के ऊपर। पुलियों को टाइट करके उसके ऊपर से थ्रेड को यूज करके हम उसमें वेट को हैंग करेंगे। जैसे कि आपने ऑपरेटर्स के अंदर ग्रेव सेंड ऑपरेटर्स की एक फिगर देखी होगी जो सबसे पहले स्टार्ट में मैंने दिखाई है। तो जस्ट लाइक ऐसी कंडीशन बनेगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि थ्रेड के पीछे एक मिरर को यूज करके 2 पॉइंट्स मिरर के ऊपर और मिरर के नीचे लगा, बिल्कुल नीचे थ्रेड के साथ लगाएंगे। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को मैं फिजिकली तौर पे परफॉर्म कराऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए कि सर ने लेक्चर के अंदर क्या बताया है। इस लेक्चर को 1 से 2 बार, अगर समझ में नहीं आता है तो 3 बार देखें। कोशिश करेंगे लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, आप समझ जाएं इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद एराज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।